अगर बहुत बेसिक तौर पे बात करें तो ये जो हमारा इंडियन म्यूजिक है इसके तीन मेन पिलर्स हैं। कौन कौन से तीन मेन पिलर्स हैं? एक है राग, दूसरा है ताल और तीसरा है स्वर। इंडियन म्यूजिक के तीन मेन पिलर्स हैं। कौन कौन से तीन मेन पिलर्स हैं? एक है राग, दूसरा है ताल और तीसरा है स्वर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर के बारे में। ये जो टर्म है स्वर, इसको एंशियंट पीरियड में यूज किया जाता था रिसाइटेशन ऑफ वेदास के लिए। वेदास को रिसाइट करने के लिए ये जो टर्म है स्वर, इसको यूज किया जाता था इन दी एंशियंट पीरियड। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो टर्म है स्वर, इसको यूज किया जाने लगा टू डिफाइन नोट। इसको यूज किया जाने लगा टू डिफाइन स्केल ऑफ डिग्री इन अ कंपोजिशन। किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन में स्केल ऑफ डिग्री को या फिर नोट को डिफाइन करने के लिए इस टर्म स्वर को यूज किया जाने लगा। भारत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जिसके बारे में पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा था। ये जो भारत मुनि का नाट्य शास्त्र है, इसमें ये जो स्वर हैं, इन स्वरों को डिवाइड किया गया इनटू स्केल ऑफ 22 नोट्स। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि टोटल 22 श्रुतिज हैं। ये जो स्केल ऑफ 22 नोट्स है, इसमें डिवाइड किया गया स्वरों को। और टोटल स्वर कितने हैं? 7 स्वर हैं। कौन कौन से स्वर हैं? सारे गामा पाधा नी। ये जो 7 स्वर हैं, इनको एक साथ क्या बुलाया जाता है? इनको एक साथ सप्तक बुलाया जाता है या सरगम बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। भारत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इस नाट्य शास्त्र में ये जो स्वर हैं, इनको डिवाइड किया गया है इनटू स्केल ऑफ 22 नोट्स। टोटल स्वर कितने हैं? 7 स्वर हैं। कौन कौन से? सारे गामा पाधा नी। ये जो 7 स्वर हैं, इनको एक साथ क्या बुलाया जाता है? इनको एक साथ या तो सप्तक बुलाया जाता है या इनको एक साथ सरगम बुलाया जाता है। ये जो 7 स्वर हैं, इनको डिस्क्राइब किया गया है इनकी पिच के हिसाब से, और वो जो पिच है उसको नाम भी दिया गया है। ये जो 7 स्वर हैं, इनकी पिच का नाम क्या है और फंक्शन क्या है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सड़ज। ये जो सड़ज है, इसका फंक्शन क्या है? टोनिक। दूसरा ऋषभ। ऋषभ का फंक्शन क्या है? सुपर टोनिक। तीसरा गांधार। गांधार का फंक्शन क्या है? मीडियंट। चौथा मध्यम। मध्यम का फंक्शन क्या है? सब डोमिनेंट। पांचवा पंचम। पंचम का फंक्शन क्या है? डोमिनेंट। छठवा धैवत। धैवत का फंक्शन क्या है? सब मीडियंट। और लास्ट निषाद। निषाद का फंक्शन क्या है? सब टोनिक। और इनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं? सारे गामा पाधा नी। अच्छा, ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली एक तरीके से पिच है कि पिच कैसी रहने वाली है। बाकी आप तो नेम ऑफ द पिच को थोड़ा सा हल्के तौर पे दिमाग में रखो, और बाकी बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो स्वर होता है और जो श्रुतिज होती हैं, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। स्वर तो 7 हैं। कौन कौन से? सारे गामा पाधा नी। और श्रुतिज की अगर बात करें तो ये जो श्रुतिज होती हैं, दे आर स्मॉलर ग्रेडेशन ऑफ पिच। पिच का ये जो स्मॉलर ग्रेडेशन होता है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको श्रुति बुलाया जाता है। और टोटल श्रुति कितनी है? 22 हैं। टोटल श्रुति कितनी है? 22 हैं। ये जो 22 श्रुतिज हैं, इनमें से सिर्फ 12 ही ऑडिबल होती हैं। या फिर ये कहें कि ये जो 12 श्रुतिज हैं, वो ऐसी हैं जिनको किसी पर्टिकुलर नोट पे दिखाया जा सकता है। ये जो 12 ऑडिबल श्रुतिज होती हैं, इनमें से 7 शुद्ध स्वर होते हैं। 7 जो हैं वो शुद्ध स्वर होते हैं, और 5 जो हैं वो विकृत स्वर होते हैं। 7 शुद्ध स्वर हैं। कौन कौन से? सारे गामा पाधा नी। और 5 जो हैं वो विकृत स्वर होते हैं। 5 जो हैं विकृत स्वर होते हैं। और विकृत स्वर कौन से हैं? रे, गा, मा, धा और नी। सा और पा ऐसे हैं जिनको हायर पिच में या लोअर पिच में नहीं गाया जा सकता है। तो ये जो सारे गामा पाधा नी, ये हो गए 7 शुद्ध स्वर। लेकिन इसी में जो रे है, गा है, मा है, धा है और नी है, ये ऐसे स्वर हैं जिनको लोअर पिच में या हायर पिच में गाया जा सकता है। तो ये 5 विकृत स्वर होते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको समझ में आई होगी। देखो, अगर आपको म्यूजिक की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, ये शब्द आपको बहुत इजी लग रहे होंगे। लेकिन अगर म्यूजिक की नॉलेज नहीं है तो बेसिक तौर पे इन सारी चीजों को दिमाग में रखना। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो
तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, स्वर की कहानी क्या है वो तो हमें समझ में आ गई। फिर इसके बाद बात आती है राग के बारे में। ये जो टर्म है राग, ये आया एक संस्कृत वर्ड से, रंज से। और रंज का लिटरल मीनिंग क्या होता है? रंज का लिटरल मीनिंग होता है टू डिलाइट। रंज का लिटरल मीनिंग होता है टू बी हैप्पी। तो ये जो राग शब्द है ये आया एक संस्कृत वर्ड से, रंज से। और रंज का लिटरल मीनिंग क्या होता है? टू बी हैप्पी। अच्छा, ये जो राग होते हैं दे फॉर्म द बेसिस ऑफ मेलोडी। किसी गाने की जो मेलोडी होती है उसका बेसिस होते हैं ये राग। और जो ताल हम पढ़ेंगे वो ताल होता है बेसिस ऑफ रिदम। रिदम का बेसिस होता है ताल और मेलोडी का बेसिस होता है राग। ये जो राग होता है इसका बेसिक एलिमेंट होता है नोट। किसी पर्टिकुलर नोट के ऊपर ये जो राग होता है ये राग बेस्ड होता है। तो राग का बेसिक एलिमेंट क्या होता है? राग का बेसिक एलिमेंट नोट होता है। अच्छा, किसी पर्टिकुलर राग में कितने नंबर ऑफ नोट्स यूज किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तीन मेन जातीज या तीन मेन कैटेगरीज होती हैं राग की। किसी पर्टिकुलर राग में कितने नंबर ऑफ नोट्स यूज किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तीन मेन कैटेगरीज होती हैं राग्स की। कौन कौन सी? एक होता है औदव राग। ये जो औदव राग होता है इसके अंदर 5 नोट्स होते हैं। कितने नोट्स होते हैं? 5 नोट्स होते हैं। फिर दूसरा होता है शादवा राग। ये जो शादवा राग होता है इसमें टोटल 6 नोट्स होते हैं। कितने नोट्स होते हैं? 6 नोट्स होते हैं। और तीसरा होता है संपूर्ण राग। ये जो संपूर्ण राग होता है इसमें टोटल 7 नोट्स होते हैं। कितने नोट्स होते हैं? 7 नोट्स होते हैं। देखो बेहद सिंपल, ये जो वर्ड है राग ये आया संस्कृत वर्ड रंज से। और रंज का लिटरल मीनिंग क्या होता है? टू बी हैप्पी। टू बी हैप्पी इज द लिटरल मीनिंग ऑफ रंज। ये जो राग होता है इट इज द बेसिस ऑफ मेलोडी। मेलोडी का बेसिस होता है राग। और ये जो ताल होता है इट इज द बेसिस ऑफ रिदम। रिदम का बेसिस होता है ताल। कोई भी राग का एक बेसिक एलिमेंट क्या होता है? नोट। नोट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ राग। किसी पर्टिकुलर राग में कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग तीन कैटेगरी के राग होते हैं। कौन कौन से तीन कैटेगरी के राग होते हैं? एक होता है औदव राग। ये जो औदव राग होता है इसके अंदर 5 नोट्स होते हैं। दूसरा होता है शादवा राग। ये जो शादवा राग होता है इसमें 6 नोट्स होते हैं। और तीसरा होता है संपूर्ण राग। ये जो संपूर्ण राग होता है इसमें टोटल 7 नोट्स होते हैं। अच्छा, किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन में राग जो यूज किया गया वो ओरिजिनल कंपोजिशन में था या नहीं था उसके बेसिस पे भी तीन मेजर टाइप के राग होते हैं या तीन मेजर टाइप के राग भेद होते हैं। और ये तीन मेजर टाइप के राग कौन कौन से होते हैं? एक होता है शुद्ध राग। और शुद्ध राग का मतलब क्या होता है? ऐसा राग जिसमें अगर हमने किसी नोट को यूज नहीं किया, ओरिजिनल कंपोजिशन में कोई नोट था उस नोट को हमने प्ले करने के टाइम पे यूज नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से वो जो राग है उसके नेचर में, उसके फॉर्म में कोई भी बदलाव नहीं आया, तो उसको बोलते हैं शुद्ध राग। भाई कंपोजिशन के टाइम पे आपने नोट्स लिए, अब जब आपने प्ले करने की शुरुआत की तो आपने किसी पर्टिकुलर नोट को प्ले नहीं किया, लेकिन नोट को प्ले ना करने के बावजूद वो जो राग है उसके नेचर में, उसके फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं आया, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे शुद्ध राग। दूसरा होता है चयालाग राग। ये जो चयालाग राग है इसकी कहानी क्या है? ये ऐसा राग होता है कि आपने कोई ओरिजिनल कंपोजिशन बनाया, आपने कोई ओरिजिनल कंपोजिशन बनाया कुछ नोट्स को लेके, लेकिन जब आपने उस कंपोजिशन को प्ले किया तो किसी पर्टिकुलर नोट को आपने प्ले नहीं किया, प्रेजेंट नहीं किया। और अगर आपने किसी पर्टिकुलर नोट को प्ले नहीं किया, प्रेजेंट नहीं किया, उसकी वजह से जो राग है उसका नेचर चेंज हो गया, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, तो ऐसे राग को क्या बुलाया जाता है? ऐसे राग को चैलाग राग बुलाया जाता है। और तीसरा है संकीर्णन राग। ये जो संकीर्णन राग होता है ये क्या होता है? इट इज बेसिकली राग जो कि कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर राग्स का।
दो या दो से ज्यादा राग्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बुलाते हैं संकीर्णन राग। क्या बुलाते हैं? संकीर्णन राग। देखो बेहद सिंपल, एक तो हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर राग में कितने नंबर ऑफ नोट्स यूज किए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे तीन मेन कैटेगरीज ऑफ राग्स होती हैं। कौन कौन सी? औधव राग जिसमें 5 नोट्स होते हैं, शादवा राग जिसमें 6 नोट्स होते हैं, और संपूर्ण राग जिसमें 7 नोट्स होते हैं। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन में आपने कोई नोट यूज किया, प्ले करने के टाइम पे उस नोट को आपने प्ले किया या नहीं किया, उसके बेसिस पे राग की नेचर या फॉर्म चेंज हो रही है। उस बेसिस पे तीन मेजर टाइप्स के राग होते हैं या राग भेद होते हैं। कौन कौन से तीन मेजर टाइप्स हैं? एक होता है शुद्ध राग। आपने कंपोजिशन में कुछ नोट्स यूज किए, लेकिन प्ले करने के टाइम पे आपने अगर कोई नोट नहीं भी प्ले किया तो भी राग के नेचर में, फॉर्म में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे शुद्ध राग। दूसरा चयालाग राग। आपने ओरिजिनल कंपोजिशन में कुछ नोट्स यूज किए, लेकिन प्ले करने के टाइम पे आपने किसी पर्टिकुलर नोट को प्ले नहीं किया और इस वजह से जो राग है उसका नेचर चेंज हो गया, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, तो ऐसे राग को क्या बुलाएंगे? चयालाग राग। और तीसरा संकीर्णन राग। इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर राग्स। बेहद सिंपल सी बात है। अच्छा, किसी भी राग को कंप्लीट करने के लिए बेसिक 5 नोट्स उसमें होते हैं। किसी भी राग के अंदर बेसिक 5 नोट्स होते हैं। कौन कौन से 5 नोट्स होते हैं? एक होता है वादी। वादी जो है वो प्रिंसिपल नोट होता है, वादी जो है वो किंग होता है। वादी वो नोट होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा राग खड़ा हुआ होता है, जिसके ऊपर पूरे के पूरे राग को बनाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट होता है क्वीन। और ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है क्वीन है, इट करस्पॉन्ड्स टू फोर्थ एंड फिफ्थ नोट। जो चौथा और पांचवा नोट होता है उससे रिलेटेड होता है ये क्वीन नाम का नोट। फिर इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट नोट है सामवादी। सामवादी इज द थर्ड इंपॉर्टेंट नोट। अच्छा, वादी और सामवादी के अलावा जितने भी नोट्स होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको अनुवादी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? अनुवादी बुलाया जाता है। और कंपोजिशन के अंदर जो नोट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको विवादी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? विवादी बुलाया जाता है। तो किसी भी राग में 5 बेसिक नोट्स होते हैं। एक वादी, वादी प्रिंसिपल नोट होता है, वो नोट जिसके ऊपर पूरा का पूरा राग बना हुआ है। दूसरा क्वीन। तीसरा इंपॉर्टेंट नोट है सामवादी। चौथा, वादी और सामवादी के अलावा जो भी नोट्स होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको अनुवादी बुलाया जाता है। और कंपोजिशन के अंदर जो नोट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको विवादी बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, जब हम नोट्स को प्ले करते हैं तो कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो कि एसेंट करते हैं, मतलब पहले लोअर पिच थी, फिर और हम हायर नोट पे चले गए। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि ईच नोट इज हायर देन द प्रीसीडिंग नोट, पहले वाले नोट से जो अगला आने वाला नोट है वो ज्यादा हायर है, तो ऐसे नोट को या ऐसे सिस्टम को क्या बुलाया जाता है? ऐसे कंपोजिशन को आरोह बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? आरोह बुलाया जाता है। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अगर आप गाओगे भी तो भी आपको पता चलेगा कि जो पहले वाला नोट है वो थोड़ा लोअर है और जो अगला आने वाला नोट है वो थोड़ा हायर है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ऐसा जब होता है तो इसको क्या बुलाते हैं? इसको आरोह बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? आरोह। और जब उल्टा हो कि जो आने वाला नोट है वो लोअर है, तो उसको क्या बुलाते हैं? उसको अवरोह बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? अवरोह। जैसे नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। जब आने वाला नोट पिछले वाले नोट के कंपैरिजन में लोअर हो तो उसको क्या बुलाते हैं? उसको अवरोह बुलाते हैं। और जब आने वाला नोट पिछले वाले नोट के कंपैरिजन में हायर हो तो उसको क्या बुलाते हैं? उसको आरोह बुलाते हैं। बेहद सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जो नोट्स हैं ये असेंड करते हैं, ये डिसेंड करते हैं, और इसके बेसिस पे ये जो राग होता है इसको 3 स्पीड्स में, इसको 3 लय में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी 3 स्पीड्स या 3 लय हो सकती हैं? एक विलंबित, विलंबित का मतलब स्लो। दूसरा मध्य, मध्य का मतलब मीडियम। और तीसरा ध्रुत, ध्रुत का मतलब फास्ट।
ये जो नोट्स हैं ये असेंड कर रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ये जो राग होता है इसको डिवाइड किया जा सकता है तीन स्पीड्स में, इसको डिवाइड किया जा सकता है तीन लय में। कौन कौन सी तीन लय हैं? एक है विलंबित, दूसरी मध्य और तीसरी ध्रुत। अच्छा, कार्नेटिक म्यूजिक में टोटल 72 मेलाज हैं, या फिर ये कहें कि टोटल 72 पेरेंट स्केल्स हैं जिनके बेसिस पे राग्स को बनाया जाता है। कार्नेटिक म्यूजिक में टोटल 72 पेरेंट स्केल्स हैं जिनके बेसिस पे राग्स बने हुए होते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी म्यूजिक में टोटल 6 मेन राग हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक में 6 मेन राग हैं। और ये जो 6 मेन राग हैं इनके लिए हिंदुस्तानी म्यूजिक में ये भी बताया गया है कि किस टाइम पे इनको गाया जाना चाहिए, किस सीजन में इनको गाया जाना चाहिए, और कोई पर्टिकुलर राग कौन सा इमोशन, कौन सा रस इवोक करता है। कौन कौन से 6 मेन राग हैं? एक है भैरव, जिसको आमतौर पे हम राग भैरवी बुला देते हैं। ये जो भैरव राग है इसको गाया जाता है डॉन टाइम में, किसी भी सीजन में इसको गाया जा सकता है। और ये जो भैरव राग है ये किस मूड को, किस रस को इवोक करता है? पीस को इवोक करता है। दूसरा राग है हिंडोल। ये जो हिंडोल राग है इसको किस समय पे गाया जाता है? मॉर्निंग में गाया जाता है। किस सीजन में गाया जाता है? स्प्रिंग सीजन में गाया जाता है। और ये किस मूड को इवोक करता है? स्वीटनेस को इवोक करता है। तीसरा है दीपक। ये जो दीपक नाम का राग है इसको किस समय पे गाया जाता है? नाइट टाइम में गाया जाता है। किस सीजन में गाया जाता है? समर सीजन में गाया जाता है। और ये किस मूड को, किस रस को इवोक करता है? कंपैशन को इवोक करता है। फिर चौथा है मेघ। और ये जो मेघ नाम का राग है इसको किस समय पे गाया जाता है? लेट नाइट गाया जाता है। किस सीजन में गाया जाता है? रेनी सीजन में गाया जाता है। और ये जो मेघ नाम का राग है ये किस मूड को, किस रस को इवोक करता है? करेज को इवोक करता है। फिर अगला राग है श्री। ये जो श्री राग है ये कब गाया जाता है? इवनिंग में गाया जाता है। किस सीजन में गाया जाता है? विंटर में गाया जाता है। और ये किस मूड, किस रस को इवोक करता है? ग्लैडनेस को इवोक करता है। और फिर लास्ट है मलकुश। ये जो मलकुश होता है ये गाया जाता है मिड नाइट में। किस सीजन में? विंटर सीजन में। और ये किस मूड को इवोक करता है? ब्रेवरी को इवोक करता है। कौन कौन से राग हैं? एक राग भैरव, दूसरा राग हिंडोल, तीसरा राग दीपक, चौथा राग मेघ, पांचवा राग श्री और छठवा राग मलकुश। अच्छा, ये जो राग हैं ये सर्टेन इमोशन को, सर्टेन मूड को, सर्टेन रस को भी इवोक करते हैं। ये जो रस होते हैं ये 9 होते हैं। कौन कौन से? ये 9 रस की लिस्ट दे रखी है। ये जो 9 रस हैं इनको एक साथ क्या बुलाया जाता है? नौरस बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? नौरस बुलाया जाता है। कौन कौन से 9 रस हैं? एक है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है वो लव के इमोशन को इवोक करता है। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का मतलब ह्यूमर को इवोक करता है। तीसरा करुणा रस। करुणा रस मतलब पैथोस या फिर काइंडनेस को इवोक करता है। चौथा रौद्र रस। ये जो रौद्र रस होता है ये एंगर को इवोक करता है। फिर इसके बाद भयानक रस। भयानक रस जो है वो हॉरर, डर को इवोक करता है। फिर इसके बाद वीर रस। वीर रस ब्रेवरी को इवोक करता है। फिर इसके बाद अद्भुत रस। अद्भुत रस का मतलब वंडर, सरप्राइज, उसको इवोक करता है। फिर इसके बाद विभत्स्य रस। विभत्स्य रस जो है वो डिस्गस्ट को इवोक करता है। और लास्ट है शांत रस। शांत रस जो है वो पीस को इवोक करता है। देखो, बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, अब हर एग्जाम के हिसाब से हर एक चीज इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो ये जो राग हैं इन पे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बेहद कम है। हाँ, इसमें आपको ये देखना चाहिए कि ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है इसमें 6 मेन राग्स हैं। कार्नेटिक म्यूजिक में 72 पेरेंट स्केल्स हैं। ये आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये जो हर एक राग में 5 बेसिक नोट्स होते हैं इनके नाम आपको बेसिक तौर पे याद होने चाहिए। ये जो कैटेगरीज हैं ये कैटेगरीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर इंपॉर्टेंट हो भी तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये कहता है कि इनको आप बहुत कन्वीनियंटली थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरत है इग्नोर करने की, अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर बर्डन बहुत ज्यादा है तो इनको आप छोड़ सकते हो। जितना हो सके उतना ज्यादा याद करने की कोशिश करना। यूपीएससी में आमतौर पे बोल देते हैं कि रटना नहीं होता, सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस है। ऐसा नहीं है, रटना भी बहुत कुछ होता है। हाँ, कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस है लेकिन रटना भी होता है।
बट फिर भी आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना होगा। तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है, क्योंकि ये बुक में दे रखा था तो हम पूरा डिटेल में कवर कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने एग्जाम के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ये देख लेना कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बिकॉज हर चीज़ को आप अगर रटने बैठोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। बाकी इसमें बेसिक तौर पे अगर बात करें तो आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेम ऑफ द पिच अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी याद है तो मेरे हिसाब से काम चल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ये जो बेसिक जानकारी है ये आपको याद होनी चाहिए। ये जो 5 नोट्स होते हैं किसी भी राग में, उनके एटलीस्ट नाम नाम आपको याद होने चाहिए। आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये पर्टिकुलर राग और ये कौन सा इमोशन इवोक करता है, हालांकि ये बेहद सिंपल है, अगर आप 2 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो। बाकी हर सब्जेक्ट हर इंसान के लिए नहीं होता है। इट इज़ लाइक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कुछ आपके वीक सब्जेक्ट्स भी होंगे, कुछ स्ट्रांग भी होंगे। जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनमें देखो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि एग्जाम में पूछी जा रही है, उस पर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाओ। बाकी चीज़ों पे रिलेटिवली कम दिमाग आप खुद ब खुद लगाओगे, बिकॉज वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग जोन नहीं है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।